हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। हम बात कर रहे हैं आज कॉमन एरर पार्ट नंबर 4 की। पिछले सेशंस 1, 2 और 3 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी न्यूज़पेपर रीडिंग के सेशंस भी कंटिन्यू हैं। 11 सेशंस हो चुके हैं। 12th सेशन भी आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। और ये सेशन भी हम आगे बढ़ाएंगे। वोकैबुलरी की सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो सारी आगे चलने वाली हैं। बस आप तो चैनल पर बने रहें और पूरे तरीके से, तन्मयता से, पूरे तन मन से आप वीडियो को देखें, अंत तक देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक आप अलग तरह की इंग्लिश एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कॉमन एरर के जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ताकि देखो, प्रीवियस ईयर तो सोल्व करना मस्ट है। पिछले सालों के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। और मैं आपके लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, जिस प्रकार के क्वेश्चंस डिफेंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑन द बिजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस द कॉल्यूजन बिटवीन अ ट्रक एंड ए बस। पहले इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जाकर, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद में आ जाना इस पर। और मैंने टाइम भी इसका फिक्स कर दिया है। अब से आपको हर दिन शाम को 7 बजे ये सेशन मिल जाएगा। 7 बजे मतलब इस चैनल पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ऑन द बीजी नेशनल हाईवे 40 क्या कह रहा है कि एक जो बीजी नेशनल हाईवे 40 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 40 है, बिजी है। वी विटनेस्ड, हमने यहाँ पे देखा। विटनेस का मतलब साक्षी बनना, गवाह बनना। हमने देखा, क्या देखा? अ कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है साठगांठ होना। साठगांठ का मतलब आप कह सकते हो कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी कह सकते हो। आप इसको कनिवेंस भी कह सकते हो, CONNIVANCE, कनिवेंस। प्लॉटिंग कह सकते हो, एक प्रकार से षड्यंत्र को, साठगांठ करने को, इसको बोलते हैं क्या? कॉल्यूजन। जबकि यहाँ पे क्या देखा गया है, ट्रक और बस के बीच टक्कर हुई है, ट्रक और बस का एक्सीडेंट हुआ है, भिड़ंत हुई है। भिड़ंत को हम बोलते हैं कॉलिजन। ये बनता है कॉल्यूड से, ठीक है। तो ये कॉलिजन हुआ, कोलाइड से बनता है, सॉरी कोलाइड से बनता है। तो ये कॉलिजन है, कॉलिजन आएगा, ये कॉल्यूड से बनता है, ठीक है। ये कॉल्यूजन है, इसका मतलब साठगांठ है। तो ये वर्ड यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, आपका आंसर बी होगा। तो बीजी नेशनल हाईवे 40 पर हमने देखा कि ट्रक और बस के बीच भिड़ंत हुई है। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये याद रखिएगा आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इट यह इज है, द ड्यूटी कर्तव्य, किसका? हर एक नागरिक का। क्या कर्तव्य है? टू डू मतलब करना। हिज अटमोस्ट, अटमोस्ट मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ करे, अपना सर्वाधिक प्रयास करे। किस चीज के लिए? टू डिफेंड, रक्षा करने के लिए। रक्षा किसकी करनी है? द हार्डली वन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। हार्डली वन, हार्डली लगाते हो तो इसका मतलब हो गया है ना के बराबर। हार्डली का मतलब क्या है? ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग हो गया। जबकि ये कह रहा है देश की आज़ादी जो कैसे मिली है? बड़ी मुश्किलों से मिली है। मुश्किल का मतलब यहाँ पे है कि बहुत प्रयास इसके लिए किया गया है, बहुत एफर्ट्स पुट किए गए हैं, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, तब जाके आज़ादी मिली है। तो इसके लिए हार्डली को रिप्लेस करेंगे आप हार्ड से, क्योंकि हार्ड का मतलब आपने बहुत एनर्जी लगाई है, बहुत प्रयास आपने किए हैं। जबकि हार्डली जो शब्द है इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं। अगर नेगेटिव लोगे तो इसका मीनिंग सही तरीके से कन्वे ही नहीं कर पाओगे। तो ये कर्तव्य बन जाता है हर एक नागरिक का कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे, किसके लिए? देश की आज़ादी को डिफेंड करने के लिए। तो आप हार्डली के स्थान पे क्या लगाएंगे? हार्ड। रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सेंटेंस को पढ़ेंगे। आप ट्रांसलेशन में बिलीव करते हैं, ट्रांसलेट करके देख लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वैसे पढ़ते समझ जाएंगे। बस हार्डली नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव मीनिंग में आता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आई हैव हार्डली गॉट एनी मनी, कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो वहां पे हार्डली आ जाएगा। तो यहाँ पे हार्डली करूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आज़ादी है जो देश ने कभी प्राप्त की ही नहीं है। जबकि ऐसा मीनिंग नहीं, अगर की ही नहीं आज़ादी प्राप्त तो फिर डिफेंड होने का प्रश्न कैसे आएगा? तो गलती तो है फिर इस पार्ट में, तो बी सेक्शन में गलती हम करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। We discussed about the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to solve. तो ये कह रहा है कि हमने समस्या को इतने, मतलब ये थरली जो शब्द है इसको थरली पढ़ते हैं। ये एक एडजेक्टिव उससे बनता है THOROUGH, थरो जिसको बोलते हैं। इसमें LY लगकर बना है। एडजेक्टिव प्लस LY क्या बनता है? एडवर्ब बनता है, याद रखिएगा। आप लोगों ने रूल्स पढ़े हो, मैं रूल्स में जाना नहीं चाहता वैसे, क्योंकि आप रूल्स कितना रट पाओगे, ज़्यादा कुछ हमारा भी देखो लिमिट है। इतने रूल्स रटोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी इंग्लिश कभी। लेकिन आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि नाउन प्लस LY होता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ LY जोड़कर जनरली हम जो शब्द मिलता है हमें वो एडवर्ब कहलाता है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थरली, हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम को डिस्कस किया। ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन का मतलब हो गया एग्जाम के पहले दिन, ठीक है। दैट की मैंने, आई फाउंड इट वेरी इजी, तो मैंने इसको बहुत ही आसान पाया टू सोल्व करने में, ठीक है। तो सोल्व करना मुझे बहुत ही आसान लगा, बहुत थरली यहाँ पे डिस्कस किया। एक बात और देखिए, इतना उतने के अर्थ में सो और दैट भी लग रहा है,
ठीक है, इतना यहाँ पे आसान, इतना मतलब यहाँ पे थरली डिस्कस किया कि मैंने इसे पाया बहुत ही आसान है। ठीक है, वैसे सो और एज भी लगता है, लेकिन सो और एज लगाते हैं तब जब कंपैरिजन दे रखा होता है, ऐसी स्थिति इसमें नहीं है। गलती इसमें यहाँ पे ये है कि डिस्कस के साथ में प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। डिस्कस जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ये देखो वर्ब तो है ही, कैसे पता लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसका और ये सेकंड फॉर्म में आ रही है, और सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म किसकी बनती है, वर्ब की बनती है, तो ये वर्ब है। तो डिस्कस एज ए वर्ब यूज की जाती है, तो वहां पे अबाउट नहीं लगा सकते हैं आप, तो अबाउट को हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एन इंडियन शिप लेडन विद मर्केंडाइज गोट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशन, क्या बोलना चाह रहा है, एन इंडियन शिप, भारतीय जहाज, ठीक है, लेडन विद, तो ये जो लेडन विद का मतलब है, इसका मतलब लदा हुआ होना, भरा हुआ होना, और किससे भरा हुआ है, मर्चेंडाइज से, मतलब किससे, वस्तुओं से, इसको क्या पढ़ेंगे, मर्चेंडाइज, मर्केंडाइज नहीं पढ़ना, मर्चेंडाइज पढ़ना है। एन इंडियन शिप, एक भारतीय शिप, समुद्र के जहाज को बोलते हैं, लेडन विद मर्चेंडाइज, जो कि लदा हुआ था, किससे भरा हुआ था, किससे, वस्तुओं से, गोट ड्रॉन्ड, वो डूब गया, किसमें, पैसिफिक ओशन में। अब देखिए ड्रॉन्ड जो दे रखा है ना, ड्रॉन्ड है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ड्रोन की, DROWN, और ये जो आता है ये व्यक्ति के डूबने के लिए यूज करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अगर नॉन लिविंग है तो वहां पे सिंक की फॉर्म यूज करनी पड़ती है, सिंक, सैंक, संक बनता है, ड्रॉन की फॉर्म यूज नहीं करते हैं, तो ये गलत है, यहाँ पे सी आप गलत करेंगे, ड्रॉन के स्थान पे संक, क्योंकि यहाँ पे जहाज डूब रहा है। आगे कह रहा है स्लीप रेदर लेट लास्ट नाइट, तो कह रहा है मैं थोड़ा बहुत देरी से सोया, रेदर लेट थोड़ा, जितना सामान्य कंडीशन में, सामान्य मतलब एक रूटीन के अनुसार सोता हूं, उससे थोड़ा सा देरी से सोया, ये बोलना चाह रहा है। तो आई स्लीप रेदर लेट लास्ट नाइट, कब की घटना है, लास्ट नाइट की। तो जब समय होता है, समय बताता है आपको कि घटना कब की है, तो ये लास्ट नाइट पिछली रात की बात है, मतलब पास्ट में चला गया सेंटेंस, और पास्ट में चला गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, पास्ट का संबंध सेकंड फॉर्म से होता है, हेड से होता है, वॉज वर से होता है, तो ये स्लीप नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्लेप्ट। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, द मोर कंटेंटेड वी आर विद वॉट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पी वी विल बी। तो ये कंटेंटेड जो शब्द है, इसका मतलब सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, तो कह रहा जितना ज्यादा हम संतुष्ट होते हैं जो भी हमारे पास है उस चीज से, उतना ही ज्यादा हम खुश होंगे। जितने संतुष्ट हैं जो वस्तुएं हमारे पास है उस चीज से, उतना ही ज्यादा खुश होंगे। एक चीज ध्यान रखिए, ये निश्चितता की ओर जा रहा है, जितना संतुष्ट होंगे उतना ही यहाँ पे ये होगा, तो जब ये निश्चित कर रखा है तो ये भी निश्चित होगा, तो द हैप्पियर लगा रखा है, द हैप्पी लगा रखा है, लेकिन उतना ही ज्यादा कंपैरिजन भी कर रखा है, तो हैप्पियर आएगा। अब इसके लिए क्या, एडजेक्टिव में एक रूल दिया होता है आपको, डिग्री संबंधी जब पढ़ते हो, कि अगर एक सेंटेंस में 2 बार डिग्री कंपैरेटिव है, जैसे एक ही सेंटेंस है द से लेकर विल बी तक, है ना, और एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोर कंपैरेटिव है, और यहाँ पे हैप्पी जो है वो भी कंपैरेटिव बनानी पड़ेगी आपको अल्टीमेटली, मैंने बताया कैसे। और कंपैरेटिव डिग्री 2 बार है तो दोनों से पहले द लगता है, तो यहाँ द है और यहाँ द है। ये द लगने का कारण तो रटने की जरूरत नहीं है, निश्चित बन जाता है कि जितना ज्यादा हम संतुष्ट होते हैं उतना ही ज्यादा हम खुश होंगे। तो कितने खुश होंगे, जितना संतुष्ट होंगे, ठीक है ना, डिपेंड कर रहा है इस पर, निश्चितता भी आ रही है इसमें, डेफिनेट एक स्टेटमेंट है, तो द लगेगा। दूसरी बात, डिग्री कंपैरेटिव, जितना ज्यादा संतुष्ट उतने ही ज्यादा खुश, तो ज्यादा खुश के लिए हैप्पी की जगह क्या आ जाएगा, हैप्पियर। याद रखिएगा, एक सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री हो, दोनों से पहले द लगता है, या फिर ऐसा आ जाए कि यहाँ देखो कंपैरेटिव डिग्री प्लस द आ गया, लेकिन यहाँ द लगा के ये इसने डिग्री का पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे गलती पूछ सकते हैं आपसे सी। क्वेश्चन नंबर 7, द कार प्लंज्ड इन एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। कार प्लंज्ड इन, प्लंज का मतलब होता है ऐसे गोता लगा के गिरना, तो कार जो है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, डीप मतलब गहरी, वैली मतलब घाटी, बहुत ही गहरी घाटी में मतलब नीचे चली गई, ठीक है ना, डुबकी लगा दी, कहने का मतलब नीचे चली गई, एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और आग की लपटें उठने लग गई, मतलब पूरा विस्फोट हो गया उसमें, जैसे मूवीज में देखते हो आप, घाटी में गई कार, विस्फोट हुआ, आग की लपटें उठी। अब यहाँ प्लंज जो है गति करके नीचे जाना होता है, देखो ऐसे नीचे जाओगे तो अपने आप ही गति, मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होगा, मूवमेंट जहां पे है वहां पे इन नहीं आता, इन टू आता है। इन आपको ये बताता है कि कोई भी वस्तु है वो एक कांस्टेंट स्थिति में है ना, वो मतलब एक स्थिति विशेष के लिए आता है कि निश्चित स्थिति के अंदर है, वहां पे यूज करते हैं। जब मूवमेंट होगा, गतिशीलता होगी, तो वहां पे इनटू आता है, इनसे काम नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एनी वन ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 में से किसी को भी भेजा जा सकता है, किसके लिए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए। तो 2 के लिए कभी भी याद रखिए एनी नहीं आता, एनी बराबर 2 ये कभी पॉसिबल नहीं है। 2 को इक्वल करने के लिए आपको लगाना पड़ता है ईदर, या फिर नेगेटिव सेंस हो तो लगाना पड़ता है नीदर, 2 में से कोई एक, नीदर का 2 में से कोई एक भी नहीं, ऐसा मीनिंग मिलता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एनी के स्थान पे, एनी वन के स्थान पे ईदर लगा देंगे, तो ईदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स, आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 9 है शी नीदर हैज विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। तो ना ही तो उसने विजिट किया है और ना ही वो विजिट करेंगी। एक बात तो देखिए नीदर के साथ में नोर है। दूसरी बात देखिए कि नोर के बाद में वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब है, वैसे यहां भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब है, तो ये तो परफेक्ट है। गलती ये है कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैं बताता रहता हूं न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान भी कि एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव शुड हैव वुड हैव, मॉडल प्लस हैव हो या हैज हैव हैड हो, उन सब में आपको थर्ड फॉर्म लगानी होती है। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका भी है कि एच की लाइनें गिन लीजिए आप, ये फर्स्ट फॉर्म की लाइन, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, 3 लाइन्स यहाँ पे है। इसका मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो हैज के साथ यहाँ आएगा विजिटेड। एक बात और याद रखिएगा कि विजिट जब वर्ब के रूप में आती है तो इट डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन विद इट, कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगता इसके साथ में इफ इट हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब। दिस प्रैक्टिस डज नॉट कन्फर्म टू द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी। तो ये जो प्रैक्टिस है, मतलब ये जो भी आप काम कर रहे हो, ये जो तरीका है, ये मतलब उन रूल से तालमेल नहीं खाता है जो रूल्स कमेटी के द्वारा निर्धारित किए गए। ले डाउन का मतलब एक प्रकार से स्टिपुलेट करना है, निर्धारित करना, डिटरमाइन करना है, ठीक है, निर्धारित करना। तो जो रूल्स निर्धारित किए गए हैं, स्टिपुलेट किए गए हैं कमेटी के द्वारा, उन रूल्स के साथ तालमेल नहीं खाती है ये प्रैक्टिस। कंफर्म जो होता है वो तो सुनिश्चित करना, पुष्टि करना, कॉरबोरेट करना, रेटिफाई करना, इसके लिए आता है। और समानता रखना या तालमेल बिठाना, उसके लिए कन्फर्म आता है, CONFORM, और उसी के साथ में टू लगता है। कन्फर्म अगर आता तो टू भी नहीं लगता है यहाँ पे, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, कन्फर्म आना चाहिए। समझ गए आप? तो ये आपका पार्ट नंबर 4 हमने डिस्कस किया है, और पार्ट नंबर 5 की हम बात करेंगे जल्द ही। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।